नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है क्लियर कट। दिल्ली के लाल किला धमाका मामले में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हैदराबाद का डॉक्टर मॉड्यूल खास मकसद और खास साजिश के तहत लगातार विस्फोटक जुटाने में लगा हुआ था और इस टेरर मॉड्यूल से जुड़े लोगों का इरादा दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों में बहुत बड़े बड़े धमाकों को अंजाम देने का था। और इस साजिश कितनी बड़ी और खौफनाक थी, इसे दिल्ली हर बीतते पल के साथ या यूं कहे कि हर बड़े खुलासे के साथ इस चीज को महसूस कर रही। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आज जो खुलासा हुआ है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। जांच एजेंसियों को विस्फोट वाली कार से एक जूता मिला है और इसकी जब जांच की गई तो इसमें पाया गया कि अमोनियम नाइट्रेट तो इसमें था ही, इसमें टीएटीपी के भी ट्रेस मिले। अब ये टीएटीपी क्या है जरा इसको समझिए। तो टीएटीपी ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड, ये एक खास तरह का केमिकल है। टीएटीपी ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड यानी कि टीएटीपी एक ऐसा केमिकल है जो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही सेंसिटिव विस्फोटक माना जाता है। और इस विस्फोटक को आतंकी इसलिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि टीएटीपी एक तो रंगहीन गंधहीन तो होता ही है, क्रिस्टल के रूप में होता है, और इसकी बड़ी वजह इसको इस्तेमाल करने की यह होती है क्योंकि ये बहुत आसानी से मिल भी जाता है, इसे आसानी से लैब में तैयार भी किया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात कि इसको आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता। यानी कि चूंकि ये गंधहीन होता है इसलिए जो विस्फोटक को पता लगाने के लिए जो खोजी कुत्ते और अलग अलग तरह के डिटेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, कई बार उसको भी चकमा देने में कामयाब हो जाता है। इसीलिए आतंकियों की एक बड़ी पसंद मानी जाती है टीएटीपी को। खास बात यह भी है कि यह विस्फोटक बहुत सेंसिटिव होता है और ये मामूली झटके लगने से या थोड़ी सी भी गर्मी उसको मिल गई या कहीं से घर्षण हो गया, थोड़ी सी रगड़ हो गई तो ये विस्फोट कर जाता है। और इसको ये इतना खतरनाक है कि इसको मदर ऑफ शैतान कहा जाता है। और मदर ऑफ शैतान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इतना खतरनाक एक्सप्लोसिव है कि कई बार जो लोग इसे बना रहे होते हैं या इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसको बम में फिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कई बार वो खुद मारे जाते हैं क्योंकि ये इतना सेंसिटिव एक्सप्लोसिव है कि थोड़ी सी मिसहैंडलिंग हुई और समझिए कि विस्फोट हुआ। और जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां ये कह रही है कि ये असली इरादा वहां विस्फोट करने का नहीं था, तो ये माना जा रहा है कि ये टीएटीपी की मिसहैंडलिंग की वजह से भी ये लाल किले के सामने विस्फोट हुआ होगा। अब जांच एजेंसियां पहले ही ये पुष्टि कर चुकी है कि लाल किला ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट के साथ टीएटीपी एक्सप्लोसिव के भी ट्रेस पाए गए थे, इसको भी इस्तेमाल किया गया था। और जांच के दौरान कार के पीछे की सीट के निचले हिस्से में भी विस्फोटक होने के सबूत मिले और इसीलिए दिल्ली धमाके में टीएटीपी विस्फोटक के खुलासे के बाद अब जांच एजेंसियां और चौकन्नी हो गई कि आखिर इस टेरर मॉड्यूल के पास इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट तो था ही, इन्होंने जुटाया ही था, ये टीएटीपी जैसे खतरनाक विस्फोटक को भी जुटाने में कामयाब हो गए थे। और इनका इरादा, इनकी साजिश कितनी गहरी और कितनी बड़ी रही होगी, अब इसका एक तरीके से एक एक सुराग तलाशने की कोशिश हो रही। और इसी को लेकर आज बम स्क्वाड की एक टीम नूह पहुंची। नूह में उमर ब्लास्ट से पहले करीब 10 दिन रहा था और बम स्क्वाड की टीम ने घर के अलावा उसके कॉलोनी में भी सर्च ऑपरेशन चलाया। और यह घर अल फलाह यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रीशियन शोएब के रिश्तेदार का है और ब्लास्ट से पहले शोएब ने उमर को यह घर 10 दिनों के लिए किराया पर दिया था। अब पता लगाया जा रहा है कि उमर ने एक कमरा आखिर किस मकसद से लिया था। इस बीच टेरर मॉड्यूल की फंडिंग को लेकर भी एक चौंकाने वाली बात सामने आई है और यह पता चला है कि दिल्ली ब्लास्ट की साजिश के लिए 20 लाख रुपए जो लेडी डॉक्टर है, जिसको डॉक्टर सर्जन कहा जा रहा है, डॉक्टर शाहीन, उसके जरिए ही इस मॉड्यूल तक पहुंचाए गए थे। यानी कि जो ये कहा जा रहा था कि शाहीन का अभी तक इस ब्लास्ट में सीधा सीधा हाथ या कनेक्शन नहीं निकलकर सामने आ रहा था, लेकिन इस खुलासे के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि ये जो दिल्ली में धमाका हुआ
उसके पीछे जो पूरा पैसा, पूरा फंड जुटाने का काम था, वो डॉक्टर शाहीन के जरिए ही किया गया। जांच के दौरान आतंकी शाहीन के कुल 7 बैंक खातों का पता चला है और कुछ प्राइवेट बैंक में है और कुछ सरकारी बैंक में खाते हैं। शाहीन के बैंक अकाउंट से 7 साल में 1,55,00,000 रुपए के लेन देन का पूरा हिसाब मिला है और एजेंसियां अब इन पैसों का सोर्स पता करने में जुटी हुई है और इनमें से 3 खाते जो हैं वो कानपुर और 2 खाते लखनऊ और दिल्ली में बताए जा रहे हैं। 2014 में 9 लाख और 2015 में 6 लाख का ट्रांजैक्शन इसमें हुआ है। ये दोनों जो ट्रांजैक्शन है खास तौर से इनके जांच के केंद्र में है। 2016 में 11 लाख, 2017 में 19 लाख। ये 4-5 बड़े ट्रांजैक्शन हैं और ये ट्रांजैक्शन किस लिए, किस मकसद से, किसको किए गए, अब जांच एजेंसियां इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। अब इसमें एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर ये जो इतना पैसा इसके अकाउंट में आ रहा था डॉक्टर शाहीन के, उसका सोर्स क्या था। और यह पता लगाया जा रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो साजिश हो रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस पूरी साजिश के पीछे ये जो फंडिंग का पूरा खेल था वो डॉक्टर शाहीन के जरिए ही रचा जा रहा था और डॉक्टर शाहीन उसमें सबसे अहम किरदार थे। वैसे जांच की सुई अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के तरफ भी जा रही। जो पुलिस जांच हुई है उसमें जावेद अहमद सिद्दीकी को समन भेजा गया है और सिद्दीकी से जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में भी पूछताछ की जा रही। दूसरी ओर हैदराबाद से जावेद अहमद सिद्दीकी के भाई हमूद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। वैसे गिरफ्तारी 25 साल पुराने एक मामले में हुई है। हमूद पर करीब 25 साल पहले हरियाणा के महू में चिटफंड के नाम पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था और उसी मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट से उसका कोई लिंक है या नहीं, अभी ये पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता है। उसकी भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी हो रही है और रेवेन्यू विभाग ने हाल ही में इस जमीन की जो यूनिवर्सिटी के कब्जे में है उसका पूरा मुआयना किया, उसकी पैमाइश की और उसमें पता चला कि यूनिवर्सिटी का कुछ हिस्सा जो है वो अवैध तरीके से बनाया गया है। जिस जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है उसे यूनिवर्सिटी विस्तार के नाम पर लिया गया है। फिलहाल फरीदाबाद क्राइम ब्रांच सारे दस्तावेजों की जांच कर रही है और इसमें से कितनी जमीन अवैध है, कितनी फर्जी तरीके से जमीन कब्जाई गई है, इस सब की जांच की जा रही है। लेकिन यहां एक बात जो हैरान करने वाली है वो ये है कि देश को दहलाने की साजिश में जो लोग शामिल हैं, जरा देखिए कि वो समाज में एक ऊंचे दर्जे के लोग हैं। लेकिन जांच की कड़ियां जैसे जैसे आपस में जुड़ रही है और वैसे वैसे जो डॉक्टर्स का जो नेटवर्क है वो और बढ़ता जा रहा है और पूरा देश जानकर हैरान है कि इसमें दर्जनों डॉक्टर अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कहा जा रहा है कि आतंकी डॉक्टरों का नेटवर्क सैकड़ों डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के बीच में फैला हुआ था। ऐसे ही एक और डॉक्टर को लेकर जांच अब तेज हो गई है और उस डॉक्टर का नाम है हामिद अंसारी। ये 2023 में कानपुर देहात के मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी विभाग में प्रोफेसर के पद पर तैनात था और डॉक्टर हामिद 2013 में डॉक्टर शाहीन के साथ अचानक से लापता हो गया था। जैसे डॉक्टर शाहीन अपनी नौकरी से अचानक से गायब हो गई, उसी तरीके से उसी समय डॉक्टर हामिद भी लापता हो गया अपने नौकरी से। 3 साल बिना किसी ट्रेस के कहां रहा, क्या किया, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन 2016 में ये दोबारा वापस आ गया और इसने दोबारा से नौकरी ज्वाइन की। इस डॉक्टर ने 3 साल कहां गुमनामी में काटी, अब इसका पता लगाया जा रहा है। इसके साथ ही एक जगह से इस्तीफा दिए बगैर दूसरी जगह इसने कैसे ज्वाइन कर लिया, अब इस बात की भी जांच की जा रही है। यानी एक दो नहीं, ऐसे कई डॉक्टरों का पता लग चुका है जो कि इस खौफनाक साजिश में जिनके शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। वैसे जांच एजेंसियों को कुल 22 डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में शामिल होने का उनको शक है और 4 गिरफ्तार डॉक्टरों के मेडिकल रजिस्ट्रेशन अब तक रद्द किए जा चुके हैं, जिसमें से डॉक्टर अदील, डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर शामिल हैं। बताया जा रहा है कि 15 डॉक्टर अभी और हैं जो कि अंडरग्राउंड है और जिनकी की पड़ताल चल रही है, जिनकी तलाश जारी। और जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि अभी कई और चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन सवाल बाकी है
कि जिस यूनिवर्सिटी को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के मकसद से खोला गया था, उसे देश को दहलाने वालों का ठिकाना कैसे और क्यों बनने दिया गया और किसने बनने दिया, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि अब उन छात्रों का क्या होगा जो वाकई यहां पढ़ने की नीयत से आए थे, अपना करियर बनाने की नीयत से आए थे। मौजूदा वक्त में अल फलाह यूनिवर्सिटी में करीब 1200 छात्र पढ़ते हैं और टेरर मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़े हुए डॉक्टरों में, छात्रों में एक भगदड़ की स्थिति। कई डॉक्टर और प्रोफेसर छुट्टी ले चुके हैं और कई ने नौकरी को छोड़ देना ही, रिजाइन करना ही बेहतर समझा। अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच के लिए एक टीम की परमानेंट तैनाती कर दी गई है, जो यूनिवर्सिटी में आने जाने वालों की लगातार पड़ताल कर रहा है, चेकिंग कर रहा है और सभी लोगों का हिसाब रखा जा रहा है। आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद पुलिस किराए पर रह रहे बाहरी लोगों की भी जांच कर रही है और खास तौर से कश्मीरी छात्रों और कश्मीर के लोगों से पूछताछ की जा रही है, खास उन लोगों से जिनके की इस धमाके में या इस आतंकी मॉड्यूल में शामिल होने का जिन पर शक है। और दिल्ली बम धमाकों को लेकर इस समय एक बड़ी खबर यह आ रही है कि बम धमाकों में मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ गया है और दिल्ली बम धमाकों में मरने वालों का आंकड़ा अब 15 हो चुका है और 15 लोगों की मौत हो चुकी है और अस्पताल में इलाज के दौरान आज 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया, जो कि उस दिन धमाके में बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। तो क्लियर कट में अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि शेख हसीना को सजा के ऐलान के साथ ही बांग्लादेश कैसे एक बार फिर से बड़े अंदरूनी घमासान की ओर बढ़ चला है। एक बड़ा मशहूर शेर है अमीर कजलबाश का, उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर जरूर निकलेगा। यह शेर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर आज बिल्कुल सटीक बैठती। पहले तो बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने आंदोलन की आड़ में शेख हसीना की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को जबरदस्ती हटाया और आज उसी आंदोलन में मारे गए लोगों का सारा इल्जाम शेख हसीना के मत्थे मढ़ दिया गया, वो भी उस अदालत में जिसमें यूनुस की सरकार ने सबूत भी अपने हिसाब से रखे थे, जिरह भी अपने हिसाब से करवाया और गवाह भी अपने हिसाब से चुना। फिर क्यों नहीं मिलती शेख हसीना को सजा? तो पहले जरा पूरा मामला समझिए और फिर आपको बताएंगे कि इतना ढोंग करने के बावजूद भी यूनुस को किस बात का भयंकर डर सता रहा। तो आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 2 आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने हत्या के लिए उकसाने और हत्या का ऑर्डर देने का दोषी माना है और ट्रिब्यूनल ने उन्हें जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड ठहराया है। इसके अलावा जो दूसरे आरोपी हैं पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान, उनको भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना गया है और उनको भी फांसी की सजा सुनाई गई। जो तीसरे आरोपी हैं पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल ममून, उनको सिर्फ 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है क्योंकि ममून अभी हिरासत में हैं और सरकारी गवाह बन चुके हैं। इसके बाद कोर्ट ने हसीना और असदुज्जमान की प्रॉपर्टी जब्त करने का भी आदेश दे दिया। शेख हसीना के साथ पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान ने 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट के बाद देश छोड़ दिया था और दोनों नेताओं ने पिछले 15 महीने से भारत में शरण ले रखी। अब सवाल यह है कि जब बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतों ने वो सब कुछ पहले ही हासिल कर लिया है जिसके लिए उन्होंने छात्र आंदोलन वाली साजिश रची थी, यानी आज शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर हैं, उनकी पार्टी अवामी लीग के कई नेता या तो मारे जा चुके हैं या फिर जेल में हैं या फिर अंडरग्राउंड है और जो बचे खुचे कार्यकर्ता हैं उन पर यूनुस सरकार रोजाना लाठियां बरसाती है। फिर ये पूरा ट्रिब्यूनल वाला खेल क्यों रचा गया, क्यों खेला गया? तो इसकी वजह भी जरा समझिए। इस फैसले के बाद पहली बात तो यह होगी कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार अब इंटरनेशनल लेवल पर यह दिखावा करेगी कि उसने बाकायदा अदालती सुनवाई के बाद शेख हसीना को सजा दिलवाई है और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको पूरा फॉलो किया गया है और उसके बाद शेख हसीना को यह मौत की सजा सुनाई गई। जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रिब्यूनल कोर्ट में शेख हसीना का पक्ष रखने के लिए यूनुस सरकार ने खुद ही एक वकील रखा था और उस वकील ने एक बार भी शेख हसीना से बात करने तक की जहमत नहीं उठाई। आप सोचिए कि उसने शेख हसीना के पक्ष में कैसी पैरवी की होगी।
यूनुस की सरकार ने दूसरा खेल ये खेला कि बड़ी ही चालाकी से पिछले साल हुए कत्लेआम का सारा इल्जाम शेख हसीना के सिर पर मढ़ दिया, जबकि यह साफ हो चुका है कि आंदोलन की आड़ में बांग्लादेश में जमात जैसे कट्टरपंथी संगठनों ने पूरा खूनी खेल खेला था और पूरी एक साजिश रची। बांग्लादेश की कट्टरपंथी हुकूमत की तीसरी चालाकी देखी। शेख हसीना को सजा के ऐलान के बाद अब बांग्लादेश की इस्लामिस्ट सत्ता यह दुष्प्रचार करेगी कि हिंदुस्तान ने तो 1400 हत्याओं की दोषी शेख हसीना को शरण दे रखा है अपने यहां, यानी पड़ोसी देश की एक सजा याफ्ता नागरिक को नरसंहार करने वाली नेता को भारत बचा रहा है। यह दरअसल पूरा एक तरह से पाकिस्तानी नैरेटिव है जिसे बांग्लादेश अब हाई वॉल्यूम पर बजाएगा। यूनुस का चौथा खेल जो ट्रिब्यूनल वाला है उसको देखिए। जिस ट्रिब्यूनल में शेख हसीना को सजा दी गई उसकी स्थापना किस लिए हुई थी आप जानते हैं? उसकी स्थापना शेख हसीना ने खुद की थी 1971 के जो वॉर क्रिमिनल्स थे उनको सजा दिलाने के लिए। तो उसी अदालत में शेख हसीना पर सुनवाई करवाकर यूनुस ने साल 2024 के बांग्लादेशी तख्ता पलट को 1971 के बांग्लादेश के आजादी के आंदोलन के बराबर ला खड़ा करने की कोशिश की और इस साबित करने की कोशिश की है कि जैसे 1971 में आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी वैसे ही शोषित और परेशान छात्रों ने 2024 में शेख हसीना की निरंकुश सत्ता के खिलाफ बिगुल बजाया था, जबकि सच्चाई आप सभी जानते हैं 1971 और 2024 में एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है कट्टरपंथ से मुकाबले। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी पाकिस्तानी सैनिकों के दमन, पाकिस्तानी शासकों के अत्याचार और उनके जुल्म के खिलाफ लड़ी और साल 2024 में मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना की लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ जो मोर्चा खोलने वाले लोग थे वो सब पाकिस्तान परस्त और कट्टरपंथी जमात के लोग थे। आज ये साफ दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार के सिर पर खून सवार। शेख हसीना की पार्टी को कुचलने के बाद अब शेख हसीना को खत्म करने के लिए एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है और उसी की झलक इस नए फैसले में साफ साफ दिखाई देती है। बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान को 30 दिनों के भीतर अपील करने का वैसे तो अधिकार भी दिया गया है और वो बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के अपील डिवीजन में जाकर अपील कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को 60 दिनों के भीतर इस अपील पर फैसला देना भी जरूरी होगा। लेकिन इस अपील के लिए जो शर्त रखी गई है जरा वो देखिए। शर्त यह है कि अपील इन एब्सेंटिया यानी कि देश के बाहर रहकर नहीं किया जा सकता। अपील करने के लिए दोषियों का शारीरिक रूप से बांग्लादेश में मौजूद होना जरूरी है। यानी शेख हसीना इस सजा के खिलाफ अपील अगर करना चाहेंगी तो पहले उन्हें बांग्लादेश जाना होगा। और दूसरी तरफ देखिए कि जो वहां के अटॉर्नी जनरल असदुज्जमान हैं वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने जो सजा सुनाई है वो गिरफ्तारी के उसी दिन से लागू हो जाएगी। जिस दिन गिरफ्तार किए जाएंगे उसी दिन उस पर अमल भी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सजा आगे के लिए टाली नहीं जाएगी बल्कि गिरफ्तारी होते ही तुरंत अमल में ले आई जाएगी। यानी कि गिरफ्तार करने के साथ ही उनको एक तरीके से फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अब आप ही बताइए कि इस माहौल में और ऐसे बयान के बीच शेख हसीना अगर बांग्लादेश लौटेंगी तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो जिंदा बच पाएंगे? बल्कि वो इसके जरिए मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो सजा सुना दिया है अब उसको या तो चुपचाप स्वीकार करके जहां हो वहीं डूब के रहो और अगर आकर बांग्लादेश में, क्योंकि उनको एक दिखावा करना है, एक ढोंग करना है कि नहीं ये सब न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो किया गया है और अपील के अधिकार को हमने बरकरार रखा है, लेकिन उसमें शर्त जोड़ दिया कि आकर अपील करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ यह भी कह दिया कि अगर आओगे तो गिरफ्तार किए जाओगे और उसी दिन टांग दिए जाओगे फांसी। सोच, ये इस तरह का न्याय जो है वो बांग्लादेश में दिया जा रहा है और इसीलिए बांग्लादेश के इस ट्रिब्यूनल वाले खेल पर किसी को यकीन नहीं। खुद शेख हसीना ने इस फैसले पर जैसे रिएक्ट किया है वही बहुत कुछ साफ कर देता है। शेख हसीना ने कहा कि यह मेरे खिलाफ एक गलत, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित फैसला है। इसमें मेरा पक्ष नहीं सुना गया। यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही और उसके पास जनता का कोई जनादेश नहीं। शेख हसीना के
एक एक पॉइंट में दम है। कैसे कोई उस अदालत के फैसले पर यकीन करे जिसमें शेख हसीना की तरफ से बोलने वाले, दलील देने वाले, बहस करने वाले वकीलों को खुद यूनुस सरकार ने ही चुना था, और न सिर्फ चुना बल्कि उनसे जानबूझकर कमजोर पैरवी करवाई गई ताकि वो केस हार जाए। इसीलिए शेख हसीना फैसले को गैर कानूनी बता रही हैं, और शेख हसीना के बेटे जो हैं सजीब वाजिद, उन्होंने कुछ दिन पहले ही जैसा कि कहा था कि उनकी मां को मौत की सजा दी जाएगी, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और उन्होंने कहा था कि उनकी मां भारत में सुरक्षित हैं और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उनकी पूरी हिफाजत करेंगी। लेकिन इसी के साथ वाजिद ने एक और बात कही थी, और वो बात ये है कि जिससे कि ये ऐसी बात है कि जिससे यूनुस की सत्ता जो है वो अंदर खाने हिल गई होगी। सजीब ने कहा था कि शेख हसीना 5 बार प्रधानमंत्री रही हैं और बांग्लादेश में उन्हें कोई हल्के में नहीं ले सकता, और उनके समर्थक लाखों में हैं, और उनकी पार्टी अवामी लीग बांग्लादेश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है, इसलिए वो इस फैसले को हल्के में नहीं लेंगे। और जैसा उन्होंने कहा उसके शुरुआती संकेत अब दिखने भी लगे। शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग ने ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कल देश में एक बंद का ऐलान किया है, बाकायदा पोस्टर जारी किया है, और यूनुस सरकार को अच्छे से पता है कि अवामी लीग के अगर लाखों कार्यकर्ता जो अब तक तो डर कर छिपे हुए हैं, अगर वो एक साथ सड़क पर निकल आए तो उनकी कुर्सी हिलने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए आज शेख हसीना को सजा के ऐलान के पहले ही पूरे बांग्लादेश में हाई अलर्ट कर दिया गया है, और कल के प्रदर्शन को रोकने के लिए यूनुस सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। यहां इस मामले का एक इंडिया एंगल भी समझना जरूरी है। शेख हसीना तो इस वक्त भारत में हैं, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस फैसले से दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ने वाला है। तो इसकी झलक मिलनी शुरू भी हो गई। सजा के ऐलान के कुछ देर बाद ही बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि शेख हसीना को नरसंहार के लिए अगर दोषी पाया गया है और सजा सुनाई गई है, और मानवता के विरुद्ध अपराधों के दोषी इन व्यक्तियों को किसी भी दूसरे देश द्वारा शरण देना अत्यंत अमित्रतापूर्ण और न्याय की अवमानना के समान होगा। यानी कि जो भी शेख हसीना को अपने यहां शरण देगा वो एक तरीके से बांग्लादेश के साथ दुश्मनी निभा रहा होगा, और जो बांग्लादेश की न्यायिक प्रक्रिया है उसकी अवमानना करने जैसा होगा। हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि वो इन्हें बिना देरी तुरंत बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंप दे। ये बांग्लादेश की तरफ से कहा गया है, और चूंकि उन्होंने इस बात का भी हवाला दिया कि दोनों देशों के बीच मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के अनुसार यह भारत का एक अनिवार्य कर्तव्य है कि वो शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपे। तो ये तो हुई बांग्लादेश विदेश मंत्रालय की बात। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई भारत शेख हसीना को वापस भेजने के लिए बाध्य है, जैसा कि बांग्लादेश बताने की कोशिश कर रहा है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2013 के भारत और बांग्लादेश के बीच जो प्रत्यर्पण संधि है उसका एक क्लॉज यह भी कहता है कि अगर अपराध को राजनीतिक माना जाएगा या राजनीतिक तरह का अपराध होगा और जिसमें कि निष्पक्ष सुनवाई की आशंका नहीं होगी, तो प्रत्यर्पण के लिए भारत इनकार कर सकता है। और यह मामला बिल्कुल वैसा ही है। वैसे भी यह सुनवाई बांग्लादेश की एक अदालत में हुई है, और किस मनमाने तरीके से हुई है वो हमने आपको विस्तार से बताया। अगर यूनुस सरकार के पास इतने ही सबूत थे तो शेख हसीना के खिलाफ मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीसी तक ले जा सकती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब गाल बजाने से कोई बात बनने वाली नहीं है, और मोदी सरकार को यूनुस सरकार मजबूर कर दे, ये पैदल चांद पर जाने वाली बात होगी। लेकिन आने वाले दिनों में ये जो पूरी कहानी चल रही है और यूनुस का खेल जो चल रहा है बांग्लादेश में, ये कौन सा मोड़ लेगा, ये इस पर नजर रहेगी, और ये भी एक दिलचस्प बात होगी। और इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक बयान आ गया है अभी, और भारत की ओर से यह कहा गया है कि भारत अपने पड़ोस में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता देखना चाहता है, और मामले को देखते हुए भारत सभी स्टेक होल्डर से बात करेगा। और इस बयान के ऐसे अगर देखा जाए जो बात लिखी गई है भारत की तरफ से, जो प्रेस रिलीज है उसमें, उसके बहुत सारे मायने निकलते हैं। और ये मायने ये है कि उन्होंने कहा कि भाई सभी स्टेक होल्डर से बात करेंगे, और शेख हसीना एक बड़ी स्टेक होल्डर है। जैसा कि हमने आपको बताया
कि उनकी पार्टी अवामी लीग बांग्लादेश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है। वो इतने लंबे समय तक वहां प्रधानमंत्री रही हैं और ऐसे में उनको बांग्लादेश की राजनीति में उसके भविष्य में कोई स्टेक होल्डर ना माना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए जो भारत ने जो नपी तुली प्रतिक्रिया दी है, बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी है, वो उसके बहुत सारे मायने हैं और इसमें बहुत सारे मैसेज छिपे हुए हैं जो कि बांग्लादेश में बैठी हुई यूनुस सरकार को साफ साफ समझ में आ रहा होगा। चलिए अब क्लियर कट में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आरजेडी में जो चप्पल कांड का शोर चल रहा है उसमें वो तीसरा शख्स कौन है जिसका कि रोल बहुत बड़ा कहा जा रहा है। तो लालू परिवार में अंदर खाने मचे हंगामे पर पूरे देश की नजर है। लालू की दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य का यह आरोप पूरे देश को चौंका रहा है कि पिता के घर में सबके सामने मुझे जलील किया गया, मुझे चप्पल से मारा गया और यह सब इसलिए क्योंकि मैंने चुनावी हार को लेकर कुछ लोगों पर सवाल उठाए। इस पूरे कांड में सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला आरोप है वो ये है कि सब कुछ लालू और राबड़ी की आंखों के सामने हुआ और चुपचाप देखते रहे। सवाल यह है कि आरजेडी की करारी हार क्या इतनी बड़ी वजह है कि जिस रोहिणी दीदी को की गोद में खेलकर तेजस्वी बड़े हुए उन्हीं पर उन्होंने चप्पल तान दी। परिवार के बाहर के लोगों ने जैसा उन्होंने खुद आरोप लगाया कि परिवार के बाहर के लोगों ने उन्हें गालियां दी। तो इस चप्पल कांड की जो वजह है वो वही है वाकई जो बताई जा रही है या कुछ और है? यह सवाल लोगों के मन में बार बार उठ रहा है। अपने ही घर में अपनी लाडली बेटी को दूसरे के हाथों बेइज्जत होने के बावजूद लालू और राबड़ी चुप हों, यह एक ऐसी बात है जो किसी को पच नहीं रही। अब बात इतनी बड़ी है कि निश्चित लोग ऐसा मान रहे हैं कि यह निश्चित रूप से इसके पीछे कोई ऐसी बात हो सकती है कि अगर वो खुलासा हो जाए तो अभी जो नुकसान हुआ है उससे कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान होने का अंदेशा होगा। बहुत कुछ बर्बाद हो जाने का खतरा होगा। और वो खतरा क्या है, इस बारे में नीतीश कुमार के पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं? जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार कह रहे हैं कि लालू परिवार में फूट की असली वजह चुनावी हार नहीं है बल्कि वो पैसा है, 2 नंबर का पैसा, और लालू इसी वजह से कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं। सुनिए एक बार। आचार्य ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने ये भी कहा कि पैसे लेने की बात कही गई कि करोड़ों रुपए लिए, तो क्या रुपए का लेन देन है इस पूरे विवाद के पीछे? जब रोहिणी आचार्य बोल रही है, बेटी है जिसने किडनी दान किया हो, प्राण रक्षा किया हो, भाई के कलाई में राखी बांधी हो, तो भाई के राजनीति की रक्षा के लिए नहीं बोलेगी? इसका मतलब दाल में काला है। कौन कौन उसका हिस्सेदार है, कौन गुनाहगार है? और जिसने भी ये कृत्य किया है आर्थिक दोहन का, वह तो गुनाहगार है ही। परिवारवाद की राजनीति का श्राप है यह। और धृतराष्ट्र राजनीति के बन के बैठे हुए लालू जी की जुबान खामोश है। पाप का धन जब बटोरिएगा तो हिस्सेदारी की लड़ाई तो होगी। तो जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार रोहिणी आचार्य की उसी एक्स पोस्ट का हवाला दे रहे हैं जिसमें रोहिणी ने लिखा था कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया और तब जाकर गंदी किडनी लगवाई। बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार की कहानी को इस तरह दुनिया के सामने रोहिणी ने सबसे पहले रखा और फिर उसके बाद सामने आई उनकी वो तस्वीर, उनका वो वीडियो जिसमें उनकी आवाज रुंधी हुई सुनाई दे रही है, आवाज फंसी हुई है, वो ठीक से बोल नहीं पा रही है। और ऐसा तब होता है जब आप बहुत रोते चिल्लाते हैं, तब जिस तरह की आवाज हो जाती है वो उनकी आवाज उस तरह से रुंधी हुई फंसी हुई दिख रही है। और रोहिणी ने मीडिया में आकर कहा कि उन पर चप्पल चलाया गया है। आप घर में जाकर कंफर्म कर लीजिए। एक बार सुनिए रोहिणी का वो बयान फिर से। आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। और जिसको भी कंडेम करना आकर सामने मेरे सामने बैठे आप लोग।
तो रोहिणी तो वैसे तो कहने को उसने बहुत सारी, उन्होंने ढेर सारी बातें कही थी, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि मैंने जो भी कहा है वो 100% सच है। यानी कि चुनावी हार के आरोप प्रत्यारोप में जो पैसों का रोल है, रोहिणी तो कह रही हैं कि उन्हें किडनी के बदले करोड़ों रुपए वसूलने और चुनावी टिकट लेने का आरोप लगाकर परिवार से बाहर निकाला गया है। सवाल तो यह है कि रोहिणी के इस आरोप पर तेजस्वी कुछ बोल क्यों नहीं रहे, इसका खंडन क्यों नहीं कर रहे? पूरे विवाद में वो इस तरह से खामोश क्यों हैं? क्या इसलिए कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो रोहिणी कहीं आगे की बात ना बोल, कोई और पोल ना खोल दे? और क्या अभी तक उन्होंने पिता लालू यादव का लिहाज करके मुंह बंद रखा है? ये बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि लड़ाई जब तक घर के भीतर रहती है तब तक को दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार राजनीतिक घरानों की लड़ाई ऐसे सड़क पे आ जाए तो लोग सवाल तो करेंगे ही। रोहिणी लालू की कितनी लाडली रही हैं, यह बात भी एक बार जरा जान लीजिए आप। रोहिणी की शादी 2002 में जब हुई थी तब लोग कहते हैं कि पटना में मारुति, हुंडई और टाटा समेत कई ऐसे कारों के शोरूम थे जिससे 45 से ज्यादा नई और प्रीमियम कारें बिना पैसे दिए उठा ली गई। और विपक्ष के लोग ये आरोप लगाते हैं कि पटना में फर्नीचर के शोरूम से 100 से ज्यादा सोफे उठा लिए गए थे, रेमंड्स के कपड़े और यहां तक कि ड्राई फ्रूट्स भी दुकानों से जबरन उठा लिए गए। और विपक्ष जब जब लालू पर जंगल राज का आरोप लगाता है उसके सबसे बड़े उदाहरण में इस लूट कांड की गिनती जरूर करवाता है। अब उसी बेटी के अपमान पर लालू की चुप्पी सबको चौंका रही, खासकर तब जब रोहिणी ने लालू का घर छोड़ने के बाद रोते सिसकते हुए मीडिया में कहा कि मेरे साथ जो हुआ, जिसे उसकी निंदा करनी हो वो मेरे सामने करे, मीडिया के सामने करे। चुपचाप बोलने से, घर के कोने में बोलने से कुछ नहीं होगा, उनका कहने का मतलब यह था। अब रोहिणी का इशारा किस तरफ होगा आप अंदाजा लगाइए। रोहिणी का इशारा शायद अपने माता पिता की तरफ, जो कि घर की चार दीवारी के भीतर तो उनके साथ हुए सलूक का विरोध कर रहे होंगे, लेकिन रोहिणी चाहती है कि इतने बड़े अपमान पे उनके माता पिता खुलकर आकर बोलें कि उनके साथ जो हुआ वो नाइंसाफी थी, गलत था। और इसीलिए बीजेपी बार बार कह रही है कि दाल में बहुत कुछ काला है। लालू जी के परिवार में जो हंगामा है, जो एक दूसरे के प्रति आरोप है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आरजेडी है। आप देखते होंगे कोई कंपनी अगर डूब गया, एनपीए हो गया, सारे स्टेक होल्डर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, वही हाल है। तो इस विवाद में लालू का कुनबा किस तरह बिखर रहा है, इसकी एक और तस्वीर आज सामने आई। रोहिणी ने 15 नवंबर को ही पटना छोड़ दिया था। रोहिणी के आरोपों के बाद लालू की 3 और बेटियां रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी भी पटना का घर छोड़कर दिल्ली पहुंच गई। और इस तरीके से यह विवाद तेजस्वी वर्सेस बाकी सारी बहनों का बनता जा रहा। हालांकि मीसा भारती ने अभी तक इस पे चुप्पी नहीं तोड़ी है और उन्होंने भी अभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया है, और वो इस पूरी लड़ाई में किस तरफ हैं ये अभी नहीं पता चल पाया है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक मामला निकल के सामने आया है उसमें ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तेजस्वी यादव हैं और दूसरी तरफ उनकी सारी बहनें और यहां तक कि उनके बड़े भाई तेज प्रताप भी। इस पूरे विवाद में रोहिणी ने तेजस्वी यादव के साथ उनकी पत्नी रेचल यादव का भी नाम लिया, तेजस्वी के करीबी संजय यादव और रमीज नेमत खान का नाम लिया। हरियाणा के सिरोही के रहने वाले संजय यादव को तेजस्वी ने कई बड़े नामों को दरकिनार करके आरजेडी से राज्यसभा में भेजा, जबकि समाजवादी कनेक्शन वाले रमीज नेमत खान ने भी तेजस्वी के साथ अपनी जो उनकी पुरानी दोस्ती है उसके बल पर आरजेडी में बहुत गहरी पैठ बना ली। और इस कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है, वो है सुमित यादव का, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो संजय यादव के साले हैं और तेजस्वी यादव के पर्सनल असिस्टेंट यानी कि पीए हैं। संजय यादव के कहने पर ही तेजस्वी ने सुमित को अपना पीए रखा, जबकि तेज प्रताप से लेकर रोहिणी आचार्य तक संजय यादव के विरोध में थे, क्योंकि तेजस्वी आंख मूंद कर संजय यादव पर भरोसा करते, इस हद तक भरोसा करते हैं कि वो कई बार परिवार को भी दरकिनार करने से गुरेज नहीं करते।
बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट बंटवारे के दौरान इसकी झलक भी दिखाई दी थी, जब तेजस्वी ने आरजेडी के उन सिंबल को लौटा लिया था या वापस मांग लिया था जिसे लालू यादव ने अपने हाथों से बांटा था। आरजेडी के सूत्र तब बता रहे थे कि तेजस्वी के उस फैसले के पीछे भी संजय यादव ही थे और संजय यादव का कद कितना बड़ा हो चुका है, उनका प्रभाव कितना बड़ा हो चुका है, या तेजस्वी यादव उनके प्रभाव में कितने ज्यादा हैं, इस बात से आप अंदाजा लगाइए। तेजस्वी लालू की बातों को दरकिनार करने का भी जोखिम उठा लेते हैं संजय यादव के कहने पर, ऐसा आरजेडी के सूत्र बता रहे हैं। 15 नवंबर को जब आरजेडी की हार को लेकर लालू कुनबे में बहस हो रही थी, तब परिवार के लोगों के अलावा वहां संजय यादव, सुमित यादव और रमीज नेमत खान भी मौजूद थे। और रोहिणी का खुद कहना है कि जब उन्होंने आरजेडी की हार की जिम्मेदारी पर सवाल उठाया तो इनकी शह पर ही उनका अपमान किया गया, उन्हें परिवार से बेदखल कर दिया गया। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। तो रोहिणी भले अभी खुलकर संजय यादव को घेर रही हैं, परिवार तोड़ने के पीछे उनका हाथ बता रही हैं, लेकिन संजय यादव का नाम बिहार चुनाव के दौरान तब भी उछला था जब आरजेडी नेता मदन शाह सड़क पर लोट कर रोने वाला वीडियो उन्होंने बनाया था। और ये वाला वीडियो जब खूब वायरल हुआ था, उस समय भी संजय यादव का नाम सामने आया। मधुबन सीट से आरजेडी के टिकट के दावेदार मदन शाह उस समय आरोप लगा रहे थे कि संजय यादव ने उनसे पैसों की डिमांड की और उसके बाद टिकट भी काट दिया। मदन शाह ने तब रोते रोते कहा था कि मेरा शाप है कि आरजेडी 25 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाई। और संयोग देखिए कि मदन शाह की बात कमोबेश सच हो गई। और अब रोहिणी आचार्य ने उसी तरह सिसकते हुए लालू प्रसाद यादव का घर छोड़ा है, अपने पिता का घर छोड़ा है, अपने भाई का घर छोड़ा है। और संजय यादव पर रोहिणी आचार्य ने इससे पहले सितंबर में भी नाराजगी जताई थी, जब तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा जहानाबाद से शुरू हो रही थी। और इस यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर संजय यादव गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए दिखाई दिए। और तब रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि फ्रंट सीट सदैव शीर्ष नेता के लिए होती है और उनकी अनुपस्थिति में किसी को भी उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। वैसे अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा है तो एक अलग बात है। इस बयान को रोहिणी आचार्य की राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जोड़ा गया था और उनकी ऑनलाइन ट्रोलिंग शुरू हो गई। और इसके बाद रोहिणी ने अपने भाई तेजस्वी यादव और पिता लालू प्रसाद यादव दोनों को ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अनफॉलो कर दिया। और उसी समय से एक कयासबाजी चल रही थी कि लालू खेमे में, लालू परिवार में, कुनबे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और आरजेडी के सूत्रों की अगर बात करें तो पार्टी में संजय यादव का दखल और तेजस्वी का कंट्रोल लगातार बढ़ता गया है और आम कार्यकर्ताओं से लेकर विधायक और सांसद तक इसकी शिकायत करते रहे। और अब स्थिति यह हो गई है कि लालू कुनबे में ही बहुत सारे लोग दरकिनार किए जा रहे हैं। तेज प्रताप के अलग होने के बाद अब रोहिणी आचार्य वाले विवाद का सामने आना इस बात की गवाही है, इस बात का सबूत है कि कैसे लालू कुनबे में एक तरीके से दो खेमा हो गया है, जिसमें एक तरफ तेजस्वी, संजय यादव, रमीज नेमत खान और इस तरह के लोग हैं और दूसरी तरफ उनका पूरा परिवार है। इस विवाद में तेज प्रताप ने भी एक फ्रंट खोला हुआ है और उन्होंने ये कहा है कि पिता लालू यादव से हस्तक्षेप की उन्होंने अपील की है और साथ में चेतावनी दी है कि अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। तेज प्रताप ने बहन का अपमान असहनीय बताया है और कहा है कि यह परिवार की इज्जत, बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है और वो चुप नहीं बैठे।
तो दिल्ली अटैक केस में इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि दिल्ली धमाकों में एनआईए ने दूसरी गिरफ्तारी की है और कश्मीरी युवक दानिश को श्रीनगर से अरेस्ट किया गया है। दानिश ने मॉडिफाइड ड्रोन बम बनाने में मदद की थी और कार ब्लास्ट के बाद रॉकेट बनाने की तैयारी में था, यह कहा जा रहा है। और बम को फिट करने में, कार के भीतर बम को फिट करने में उसने डॉक्टर उमर की मदद की थी। और अनंतनाग के काजीगुंड का रहने वाला है दानिश और इस पूरे हमले में उसकी बहुत अहम भूमिका थी और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये दिल्ली धमाकों में एनआईए की एक और बड़ी गिरफ्तारी, और इस गिरफ्तारी के साथ ये भी एक तरीके से पता लगा है कि जो दानिश और उमर और इस तरह के जो बाकी उसके डॉक्टर्स का जो पूरा आतंकियों का गुट था, गैंग था, वो किस तरीके से बड़े बड़े हमलों को अंजाम देने की पूरी साजिश कर रहा था, इसके बारे में भी लगातार खुलासा हो रहा है। तो आज क्लियर कट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।